लैरी फिंक, द CEO ऑफ BlackRock. BlackRock दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ऑलमोस्ट दुनिया का 1/4 पैसा संभालती है ये. लैरी फिंक says the next 1000 unicorns will be those companies that help and solve the problem of climate change. Last year in our ETF sustainability products, we had $12 billion of flow for the entire year. In the first 6 months, we had $17 billion of flows. So this is not our money. Our clients are looking to invest in more renewable, sustainable products. That's not starving other sectors. It's just a surge of investments in new energy, in new technologies. So what we're witnessing worldwide is a surge of interest in clients looking to put money in more renewable components of energy. Problems दुनिया में बहुत है. I am talking about a problem that is bigger than any religious problem in the world. मैं उस problem की बात कर रहा हूँ जो दुनिया में किसी भी देशों के बीच में लैंड को लेके प्रॉब्लम हो रही है, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है. मैं उस प्रॉब्लम से बड़ी बात कर रहा हूँ जो शायद पैसे से भी बड़ी प्रॉब्लम है. मैं बात कर रहा हूँ अबाउट क्लाइमेट चेंज. ह्यूमन बींग्स में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है और इसलिए आप कभी डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे, आप देखोगे कि जब फॉर सर्वाइवल ह्यूमन बींग्स कैन डू एनीथिंग. मतलब वो छत से कूद जाएंगे, वो 2 फुट कूद जाएंगे, किलोमीटर्स भागते रहेंगे. दे गेट क्रेजी अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एड्रेनलिन टू सर्वाइव. और ये जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल की है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का टाइम वो खत्म. अब सर टाइम आ गया ग्लोबल वार्मिंग का. आज क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सिंसियरली देखेंगे एंड एज इन्वेस्टर्स and as people of this country, this video is a must watch for you. मैं अगर नॉर्थ इंडिया की बात करूं, सेंट्रल इंडिया की बात करूं, राइजिंग टेम्परेचर्स हैज बीन अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम स्पेसिफिकली दिस ईयर. मैं आपको बता रहा हूं, इस साल हम सब ने इसको फील किया है. दिल्ली में, राजस्थान में टेम्परेचर्स हैव बीन मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस. 50 डिग्री सेल्सियस. आई लिव इन दिल्ली. आई एम टेलिंग यू, दिल्ली के जो 1-2 हफ्ते थे ना, दे वर प्योर हेल. और मैं तो वो हूं जो एसी में बैठा रहता है. जस्ट इमेजिन अ पर्सन जिसको बाहर जाके काम करना होता है, उसकी क्या हालत होगी. एंड मुंबई में टेम्परेचर वेंट अप टू 33 डिग्री सेल्सियस. चेन्नई में टेम्परेचर वेंट अप टू 39 डिग्री सेल्सियस. बैंगलोर में टेम्परेचर वेंट अप टू 30.4 डिग्री सेल्सियस. बैंगलोर में आपको पता है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज टेलिंग मी दैट ट्रेडिशनली ना, बैंगलोर हाउसेस they are not designed for air conditioners because बैंगलोर को भी जरूरत ही नहीं पड़ती. तो बैंगलोर में ऐसे वो आर्किटेक्चरल डिजाइन या विंडो सिल्स में एसीज का कोई स्ट्रक्चर बना नहीं होता है. अब लोगों को अपने पुराने बने घरों में ना अब अलग से तारे डालने पड़ी हैं, अलग से एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी हैं टू फिट एसीज. अब हम उस लेवल पे आ गए कि जहां गर्मियां थी वहां तो टेम्परेचर्स आर नाउ रिडिक्युलसली हाई, बट जहां गर्मियां नहीं थी अब वहां भी एसी की जरूरत पड़ गई है. और ये होता है बिकॉज ऑफ द अर्बन हीट आइलैंड. एज यू कैन सी हियर, अगर एक अर्बन एरिया होता है जो पूरा कंक्रीट फ्लोरिंग है, बिल्डिंग है, ग्लास है, ये होता है बिकॉज ऑफ अर्बन हीट आइलैंड. सिंपल स्ट्रक्चर है. हीट नीड्स टू बी अब्सॉर्ब्ड. Who absorbs the heat? या तो हमारी कोई लोकल वाटर बॉडीज हो, या फिर सॉइल हो, या प्लांट्स हो, दे अब्सॉर्ब द हीट. बट कॉन्क्रीट डज नॉट अब्सॉर्ब द हीट. इसलिए आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी पार्क में गर्मी वॉक करोगे ना, इट विल बी हॉट बट इट विल बी ओके. बट अगर आप गर्मी में सड़क पे वॉक करोगे, इफ यू स्टैंडिंग नियर द रोड, आप पे गर्मी नीचे से चढ़ती है बिकॉज वो एक अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है. एंड ये डायग्राम भी उसको काफी क्लियरली दिखा रहा है. एंड सिचुएशन इतनी खराब है कि IMD ने रिवील किया है दैट पिछले 40 सालों में, मतलब फ्रॉम 1980 टू 2020, देयर हैज बीन अ 30% राइज इन हीट स्ट्रेस, जहां पे टेम्परेचर्स के साथ आपकी ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है. वाटर स्कैर्सिटी, वाटर क्राइसिस. We don't realize it, but it is one of the scariest things that we can face as humans. Scariest things. Water crisis जब होती है सर, economic development आप छोड़ दो, वो तो conversation के बाहर है. Livelihood of humans is in question. Livelihood of sustainable ecological world, वो भी खत्म. भारत में we have 4% of the world's fresh water reserves and we have 17% of the world's population. तो आप देख रहे हो यहाँ पे already imbalance है. But Mother Earth has been very giving to India. इंडिया में आप देखो कितनी टाइप की geographies हैं, यहाँ पे rivers हैं, lakes हैं, ponds हैं, इतने टाइप के fresh water sources हैं. बट उसके बावजूद मेजॉरिटी पानी जो इंडियंस यूज करते हैं, जो इंडिया में यूज हो रहा है इन इंडस्ट्री ऑल्सो, दैट इज द ग्राउंड वाटर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडिया में जो पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उसकी वाटर नीड्स were majorly met by groundwater. Now I'll tell you why this is so bad.
ग्राउंड वाटर हम सबने स्कूल में पढ़ा है, विद टाइम इसके लेवल्स नीचे ही जाते रहते हैं और अब इस लेवल्स पे जा रहे हैं कि शायद हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रॉपर ग्राउंड वाटर बचेगा ही नहीं। एंड अर्बनाइजेशन हो गई है, सिटीज हैव बीन कवर्ड विद कंक्रीट, डिफॉरेस्टेशन भर भर के हो रही है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ग्राउंड में जो पानी है वो ऊपर भी नहीं आ रहा है। आपको पता है 20 मिलियन वेल्स ऐसे लगे हुए हैं जो उनमें से काफी अनऑथराइज्ड भी हैं, जो बस पानी एक्सट्रैक्ट करी जाए ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल वाटर और कम कर रहे हैं। इससे भी सैड चीज ये है कि इन 20 मिलियन वेल्स में से ना कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेल्स को सब्सिडाइज्ड पावर मिलती है बाय द गवर्नमेंट। दैट इज द आयरनी ऑफ आयरनीज। और वाटर को आप देखोगे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में होता है, फूड में होता है। इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड बेवरेजेस की डिमांड बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन बढ़ी है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है ना सर, फूड डिमांड तो कॉन्स्टेंटली बढ़ती ही रहेगी। जस्ट इमेजिन हम किस वाटर शॉर्टेज तरफ जा रहे हैं। और आज भी भारत में सिचुएशन सर ऐसी है कि हम रेन वाटर में बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं फॉर एग्रीकल्चरल नीड्स, और अगर रेन वाटर ज्यादा हो जाए ना हम उसको भी नहीं संभाल पाते, उससे हो जाती सीधा फ्लडिंग। Heavy rains have triggered flash floods across the state after the river Brahmaputra breached the danger mark, inundating several villages. Look at these visuals. In a heroic attempt, a resident of Assam's Duliajan town in Dibrugarh district risked his life to rescue a drowning calf. And I live in Delhi. मैं आपको बता रहा हूँ, in Delhi it is not rare to see कि अगर आप किसी स्लम एरिया या फिर ऐसे एरिया को भी पास करोगे, आपको दिख जाएगा कि एक पानी का कंटेनर है जहाँ पे लंबी लोगों की धूप में लाइन लगी हुई है, लोग बाल्टियां लेके खड़े हुए हैं और वहाँ पे शायद लड़ाई भी हो रही है सिर्फ और सिर्फ पानी को लेकर। एक गली पे एक टैंकर आ रहा है, पूर्ति होएगी, ऐसे मर रहे गर्मी के मारे तो और मर जाएंगे क्या से लोग बाहर। कभी टैंकर आता है, कभी नहीं आता है और लोग इधर से उधर भागने की कोशिश करते हैं। किसी को एक कुटी मिलता है तो किसी को नहीं मिलता है और आपस में ही लड़ाई झगड़े कर लेते हैं पानी के लिए। न्यूज में भी काफी आता है, आई डोंट नो आपने उसको पढ़ा था नहीं पढ़ा था। और ये तो अतिशी जो हमारी दिल्ली वाटर मिनिस्टर है, वो तो हंगर स्ट्राइक में भी चली गई थी। वो हंगर स्ट्राइक पे इसलिए गई थी क्योंकि हरियाणा यमुना का पानी दिल्ली में प्रॉपर रिलीज नहीं कर रहा था। अकॉर्डिंग टू हर, हरियाणा वाज रिलीजिंग लेस देन 110 मिलियन गैलन्स पर डे। इससे कम कर रहा था, बिकॉज ऑफ विच दिल्ली में लाखों लोग थे तो बूंद बूंद पानी के तरस रहे थे। मेंशन पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। हरियाणा सरकार पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली को 100 mgd पानी कम दे रही है। 100 mgd पानी का मतलब हुआ 46 करोड़ लीटर पानी। वाटर क्राइसिस ना सर ये कर सकता है, स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो जाती है और हमारे देश में स्टेट्स के बीच में लड़ाई होना ऑन वाटर इज नॉट अ न्यू थिंग एट ऑल। और सर इसी वाटर क्राइसिस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे देश के एग्रीकल्चर में। इंडिया अभी भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहां पे वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क एंड स्पाइसेस, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कॉटन। और अगर आप पूरे देश का वाटर यूजेज देखोगे ना, सो 90% ऑफ दैट इज इन एग्रीकल्चर। नाउ जस्ट इमेजिन अगर वाटर क्राइसिस की वजह से जो हो रही है और आगे बढ़ता जाएगा, जब ये इतना सीवियर हो जाएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को वाटर क्राइसिस इफेक्ट करने लग जाए, एग्रीकल्चर में पानी नहीं मिल रहा, खेती बाड़ी में पानी नहीं मिल रहा, उसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा। इतना जो बड़ा बिजनेस हमारे देश में खत्म हो जाएगा, डिक्लाइन में आ जाएगा, कितने लोगों की इनकम खत्म हो जाएगी, रूरल डिमांड खत्म हो जाएगी, सोसाइटी में अनरेस्ट हो सकता है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो इंडिया हम सोच रहे हैं ना, इट कैन गो इन द कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दिस इज अ रियल थ्रेट ऑन अ कंट्री। और ये मैं नहीं, ये मूडीज की स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला है दिस इन टर्न कैन एक्सैबरेट वॉलेटिलिटी इन इंडियाज ग्रोथ एंड अंडरमाइन इकोनॉमीज एबिलिटी to withstand shocks. This is how dangerous water crisis can get. And ये situation, इसका solution बेटर निकल सकता है बट निकल नहीं रहा है। जैसे कि अगर हमारे स्टेट्स में फार्मिंग प्रॉपर हो कि एक सीजन में आपकी बहुत वाटर हैवी क्रॉप्स आ रही है, उसके बाद वाटर लाइट क्रॉप्स आ रही है, इसलिए आपका ग्राउंड वाटर का लेवल एक लेवल पे मेंटेन रहे। ये पॉसिबल है मैनेज करना बट हो नहीं रहा है। अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में, पंजाब में, जहां आपने बहुत सुना है वहां वाटर क्राइसिस हो रही है। महाराष्ट्र में हमारे देश का 22% शुगर केन ग्रो करता है। महाराष्ट्र वही स्टेट है जहां पे बारिश ना आए तो ड्राउट पड़ जाता है और वहां पे हम शुगर केन उगा रहे हैं जो एक वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है। वहीं पे आप देखोगे पंजाब में 80% पैडी फील्ड है। पंजाब में 80% पैडी फील्ड है एंड पंजाब में भी वाटर क्राइसिस का इशू हो रहा है। पंजाब में भी इशू है कि ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा कम आ गया है। एंड इससे भी वर्स्ट चीज शायद ये है कि ये जो कमोडिटीज हैं, शुगर केन, पैडी फील्ड्स कमोडिटीज, इनको हम एग्रीकल्चर मार्केट में बेचते हैं, वर्ल्ड वाइड बेचते हैं, तो टेक्निकली हम वर्चुअल वाटर लॉस में हम एक हैवी वाटर यूजेज क्रॉप को ग्रो करते हैं हमारे देश में और उसको बाहर भेज देते हैं। जस्ट इमेजिन
कितना वर्चुअल वाटर लॉस हो रहा है। और अभी तो इसके बारे में कोई सोचता भी नहीं ना। ट्रस्ट मी, 5-6 सालों में जब भी कोई क्रॉप बिकेगी ना, उसमें ये आने लग जाएगा वाटर कंजम्पशन कितना हुआ है, वाटर की प्रॉब्लम इतनी सीरियस है। और अब ये फैक्ट देखिए, इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने बोला है कि अगर वाटर लेवल्स आर लेसर देन 1700 क्यूबिक मीटर्स तो वी आर इन स्ट्रेस, एंड इफ वाटर लेवल्स आर बिलो 1000 क्यूबिक मीटर्स तो इट इज वाटर स्कैर्सिटी। आपको पता है टिल 2031 इंडिया में कितना पानी प्रेडिक्टेड है? इट इज प्रेडिक्टेड इंडिया के वाटर लेवल्स वुड बी 1367 क्यूबिक मीटर्स। दिस इज एक्सट्रीमली अलार्मिंग। और प्रॉब्लम इधर ही खत्म नहीं होती है, वाटर सप्लाई और किधर जाता है? फिर जाता है कोल पावर जनरेटर्स को, फिर जाता है स्टील मेकर्स को। अब नाउ जस्ट इमेजिन, अगर वाटर की स्कैर्सिटी हो रही है, जो कोल पावर जनरेटर्स है ऑब्वियसली वहां कोल कम जाएगा। आज भी इंडिया में जो पावर हमारे देश में कंज्यूम हो रही है उसमें से कितना कंसिडरेबल अमाउंट अभी भी कोल से निकल रही है पावर। अब कोल पावर जनरेटर्स में पानी जाएगा नहीं, पावर सप्लाई होना इंडिया में बंद हो जाएगी। नाउ जस्ट इमेजिन, हम क्या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं जब घर में बिजली नहीं है, हम क्या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। एंड again, stating in the Moody's report, this can be a very serious situation for our country. Yes, the government is taking steps for it. जैसे आप देख रहे हो, गवर्नमेंट ने बजट दिया है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज को एंड रिवर डेवलपमेंट को, गंगा रिजुविनेशन को $2.5 बिलियन का बाय FY25 दिया है टारगेट, उनको और डालेंगे। और मोडीज ने तो ये भी बोला है दैट इंडिया इज वर्किंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया इज वर्किंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, जो अल्टीमेटली हमें हेल्प करेगा ऑन ओवरऑल बेसिस। बट आवर एफर्ट्स रियली नीड टू एक्सेलरेट, एंड जो हम डैमेज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, उसको हमें बहुत सिग्निफिकेंटली कम करना है। अब यस, देयर माइट बी अ लॉट ऑफ यू जो सिनिकल है कि यार यमुना गंगा में तो कितने पैसे डाल दिए हमने, अभी तो कुछ साफ नहीं हुआ है, ये कुछ भी नहीं हुआ है। एंड I agree with you. I have that same cynic thing कि ये होगा नहीं होगा पता नहीं, but this is what it is. World Bank ने भी पूरा एक कैंपेन लॉन्च किया कि जो ग्राउंड लेवल वाटर है उसको कैसे रिजुविनेट किया जाए। उसमें $1.35 बिलियन का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें से $450 मिलियन आर फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। एंड दिस इज नॉट अ वीडियो जहाँ पे हम आएंगे और हम बस गवर्नमेंट को हिट करेंगे, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया वो नहीं किया। हम बात करेंगे इस पे, अभी हम बात करेंगे इस पे, बट गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि गवर्नमेंट मैंडेट किया है, जो सीवेज वाटर है इट हैज टू बी ट्रीटेड। जो 50 किलोमीटर के रेडियस में आसपास जो भी प्लांट्स वगैरह हैं, वो सब इसी सीवेज वाटर को हल्का सा ट्रीट करके प्लांट्स में इसी पानी को डालते हैं। अगर मैं आपको फैक्ट्स बताऊं तो ग्लोबल पॉपुलेशन इज सेट टू इंक्रीज बाय 2.5 बिलियन बाय 2050। मतलब हमारी जो वाटर यूजेज है ना, जो वाटर डिमांड है, इट विल इंक्रीज by 40%। and not having water, या एक ह्यूमन बीइंग को वाटर का एक्सेस ना होना is one of the worst punishments a human can get। ये हालत होती है एक एवरेज दिल्ली वाले की ड्यूरिंग द विंटर टाइम, जब एयर पोल्यूशन का टाइम होता है। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट पोल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एंड सुन के ही आपको शर्म आने वाली है, तो मैं पहले ही आपको अवेयर कर रहा हूं। आप यहां देखेंगे इंडिया का जो एवरेज एयर क्वालिटी है वो है PM2.5 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 54.4 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। अब ये थोड़ा टेक्निकल जा रहा है, बट जस्ट लुक एट दिस, आफ्टर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान we have the most polluted air। ये बिल्कुल भी प्राउड होने वाली चीज नहीं है। एक भी आपको सक्सेसफुल इकोनॉमी इस लिस्ट में नहीं देखेगी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज इन दिस लिस्ट। मतलब आप बिहार के बेगूसराय को ले लीजिए सर, मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो। The 6th annual World Air Quality Report has identified Bihar's Begusarai as the most polluted metropolitan area in 2023. According to the report, the subcontinent is among the most polluted regions. और मैं क्या बोल रहा हूँ बिहार बेगूसराय को, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली तो 4th consecutive time has been the most polluted city in terms of air pollution in the world. I am telling you to stay in Delhi as a Delhiite during the times of October to January, जो pollution का time होता है, it is so bad। आंखों से आपके पानी आता है, लोग बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनको लेके बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर 5-6 महीने बाद दिल्ली में आते हैं। कितने सारे लोगों को दिल्ली में अब एस्थमा का इशू हो रहा है, कफिंग का इशू हो रहा है, टीयरी आइज का इशू हो रहा है। और आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन क्या है? या तो घर में एयर प्यूरिफायर लगा लो, और दूसरी रिकमेंडेशन क्या है, हो सके तो 3-4 महीने के लिए कहीं बाहर शिफ्ट कर जाओ, फिर दिल्ली में तब आना जब यहाँ पे पोल्यूशन लेवल्स कंट्रोल में जाएंगे। दिस इज हाउ शेमफुल it is getting in Delhi, that it is getting normalized to move out of Delhi during those months। अब अगर आप किसी और स्टेट में रहते हो, you might be thinking यार दिल्ली वालों की प्रॉब्लम है, कर लेंगे भाई, दिल्ली में इतनी प्रॉब्लम है, दिल्ली वाले ये, दिल्ली वाली वो। सर, अपने भाइयों को कोस के कुछ भी फायदा नहीं है आपको। Why the fact is, अगर आप देखोगे the top 11 most polluted cities in the world,
उसमें से टॉप 10 भारत में, बीच में एक पाकिस्तान का लाहौर हो जाता है एंड बाकी मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हमारी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इफ यू टेक द टॉप 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन एशिया, उसमें से 83 सिटीज आर इन आवर कंट्री। अब बताओ, अपने ऊपर शर्म नहीं आ रही? और आगे रिपोर्ट्स में ये भी लिखा है कि अभी तो जो डिजीज एयर पोल्यूशन की होंगी, हमारी जनरेशन को पता भी नहीं है सर। वी आर गोइंग टू फेस दिस आफ्टर 2030। हमें तब पता चलेगा एयर पोल्यूशन ने क्या क्या डैमेज करके रखा हुआ है। इट इज सेड दैट 40% ऑफ द हार्ट डिजीजेस, ठीक है, 33% ऑफ लंग कैंसर डेथ्स, 20% ऑफ टाइप 2 डायबिटीज डेथ्स, 41% ऑफ स्ट्रोक डेथ्स, 70% ऑफ COPD डेथ्स, आपको पता है क्या है? All of them are because of air pollution. Worldwide बात करूँ ना तो 6 out of 10 deaths worldwide are because of air pollution and specifically in the air pollution conditions जो भारत में है। और ये पूरी रिपोर्टिंग यूनिसेफ से रेडी हुई थी कि क्या क्रिपलिंग डिजीजेस होने वाली हैं जो दिल्ली में बच्चे हैं, स्पेसिफिकली जो 5 साल के नीचे हैं। और मैं क्यों बार बार दिल्ली बोल रहा हूँ, एयर पोल्यूशन तो हर जगह ही अब खराब हो गया अनफॉर्चुनेटली। जब बच्चे हैं जो 5 साल के नीचे हैं, उनको लंग डिसऑर्डर्स होंगे, उनका बॉडी वेट लो होगा, उनको एस्थमा के इश्यूज हैं, और हमें जब हम पहुंचेंगे ना 50-60 साल में, हमें तब पता चलेगा एयर पोल्यूशन ने हमें अंदर से किस लेवल पे खाली कर दिया। प्रॉब्लम और डेवलपमेंट दोनों की जड़ है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन जरूरी है जरूरी। काफी हद तक आप देखोगे इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी में बताते हैं ना, एक अर्बनाइजेशन को काफी मेजर महत्व दिया गया है कि बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन आवर कंट्री इज डूइंग वेल। बट अर्बनाइजेशन नीड्स टू बी डन ऑन अ रिस्पॉन्सिबल बेसिस, अर्बनाइजेशन नीड्स टू बी डन ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। आप देखोगे एज ऑफ नाउ इंडिया में 46% लैंड एग्रीकल्चर का है, 22% लैंड फॉरेस्ट का है, और सबसे ज्यादा इसी को काटा जा रहा है फॉर अर्बनाइजेशन। अब आप खुद सोच लो कि क्या हालत होने वाली है। और हम सब जानते ही हैं कि डिफॉरेस्टेशन किस साइड पे हो रही है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारे लिए इतनी शर्म की बात है दैट वी आर वन ऑफ द कंट्री दैट हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन सिंस द पास्ट 30 इयर्स। ये आजकल की बात नहीं है, ये इंडिया में ट्रेंड बन चुका है कि भाई साहब पेड़ काटो। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, 1990 से 2000 के बीच में हमारे देश में 3,84,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड डिप्लीट हो गया था, उसको डिफॉरेस्टेशन में हो गया था। वही चीज 2015 टू 2020 हो चुका है 6,68,400 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड वाइप्ड ऑफ। दिस इज द शेमफुल रियलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड स्पेसिफिकली इंडिया में इट इज एक्सट्रीमली शेमफुल। अब इसको देखने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले एज ए इन्वेस्टर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू इन्वेस्ट इन कंपनीज जो क्लाइमेट चेंज में सॉल्व कर रही हैं। एंड एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व ना करे इज नॉट एन ऑप्शन फॉर एनीवन, इट हैज टू गेट सॉल्व्ड नाउ। जस्ट इमेजिन जो कंपनीज को सॉल्व कर देगी वो किस लेवल पे जाएगी। सो एज ए इन्वेस्टर मैसिव अपॉर्चुनिटी, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना है जिसके बारे में बात करूंगा, बट वीडियो के एंड में बात करूंगा। अब आते हैं एज इन्वेस्टर, मैं आपको बता रहा हूं क्लाइमेट चेंज में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है, हर सेक्टर में बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज हैं। सो आई एम टेलिंग यू लिस्ट ऑफ द रिस्पेक्टेबल कंपनीज जो उस क्लाइमेट चेंज के अंडर आ रही हैं, सो दैट आप उनको कंसीडर कर पाओ अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। ये है सर सारे स्टॉक्स रिन्यूएबल एनर्जी के। आप देखिए बहुत सारे मैं स्टॉक्स आपको दिखा रहा हूं, क्यों? सो दैट यू कैन सी कौन कौन से कंपनीज हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो टू सॉल्व द इशू फॉर क्लाइमेट चेंज, जिन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर ये है कंपनीज आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसमें भी एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट है। पर्सनली स्पीकिंग आई फील महिंद्रा इज डूइंग वेरी वेल हियर एंड टाटा मोटर्स तो हम सब जानते हैं इट्स फैंटास्टिक हियर, राइट। हीरो मोटोकॉर्प इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट जॉब। ये है कंपनीज एनर्जी स्टोरेज एंड बैटरीज की, ये है कंपनी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, ये है कंपनी वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट की। अब आते हैं सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट में, बट एक बार वीडियो के एंड में सारी कंपनीज की लिस्ट आपको मिल गई है। एक काम मैं कर रहा हूँ, एक गूगल डॉक बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा सो दैट आप कंपनी के नाम वहां से देख पाओ। हो सकता है स्क्रीनशॉट देख देख के आप थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। एंड अगर आप चाहते हो हाउ टू चूज गुड स्टॉक्स, बिकॉज मेरी एक मास्टर क्लास थी जिसमें लोगों ने 1-2 साल पहले 2021-22 में अटेंड किया, उस मास्टर क्लास में सिखाया हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स, और वो स्टॉक्स ने उनको ऐसी एक्सप्लोसिव रिटर्न्स दिए ना सर, इट इज नॉट जोकिंग। सो इफ यू वांट टू होल्ड दीस कंपनीज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट आप चूज करना जो फंडामेंटली ठीक है कि नहीं है, तो गोयला की मास्टर क्लास में आ सकते हो। मैं आपको इजी तरीके से समझाऊंगा कि हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स, इन सब स्टॉक्स को छटनी कैसे करना है, एंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात है द इंपॉर्टेंट चीज में, एज अ इंडिविजुअल देखो सर, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम इज रियल, राइट। एंड इफ यू आर समवन जो दूसरों को ब्लेम कर रहा है, सड़क में कोई और कचरा फेंके तो आप उसको गालियां दे रहे हो, कुछ भी पॉइंट नहीं है इसका। इफ यू आर समवन जो बस सरकार को गालियां दे रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट डिफॉरेस्टेशन करती है, गवर्नमेंट ये करती है, गवर्नमेंट वो करती है, गवर्नमेंट क्या है सर? गवर्नमेंट अल्टीमेटली लोगों की परछाई होती है। एम आई राइट इन सेइंग दिस? आप इंडिया में देखो, अवेयरनेस इतनी कम है
लिटरेट पीपल, होंडा सिटी से लोग बाहर कचरा फेंक देते हैं। एक एजुकेटेड पॉश कॉलोनीज में लोग कचरा कंबाइन करके फेंक रहे हैं, वाटर वेस्टेज हो रही है, वहां पे पानी खुला रह गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमारे घर में आरओ फिल्टर्स लगे, आपको पता है आरओ फिल्टर कितना पानी वेस्ट करते हैं? कितनी बार वो आरओ फिल्टर का पानी सीधा सिंक में जा रहा था। एरस की बाल्टी में इकट्ठा कर लो, पोछे काम आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये मैंने अपने लिए भी अप्लाई किया है। हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेंगे, हम बड़ी पार्ट को क्वेश्चन करेंगे टू हेल्प क्लाइमेट चेंज, उसमें हमारा राइट है, हम करेंगे और करते रहेंगे। बट एज ए इंडिविजुअल ना थोड़ा सा चेंज कर लो। आई एम नॉट टेलिंग यू टू मेक अ ड्रास्टिक स्टेप, व्हाट एम आई टेलिंग यू, बाहर कचरा मत फेंको, अवॉइड कर लो। अगर आप कहीं चल रहे हो, आप कहीं कचरे के डब्बे में देख लो, कचरे के डब्बे में साइड में कुछ पड़ा हुआ है या बहुत कचरा पड़ा है, उठा के डाल दो। मतलब ऑब्वियसली आप बहुत डिस्गस्टिंग हो, आप नहीं डालोगे, बट छोटा मोटा प्लास्टिक का चिप्स का पैकेट हुआ, डाल दीजिए अंदर। पानी थोड़ा और सेंसिबली यूज कर लीजिए, ज्यादा वेस्ट मत करिए। आरओ का पानी जो वेस्ट हो रहा है फिल्टर से, उसका कोई यूज केस निकाल लीजिए। और सिंपल चीजें करनी है। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ ग्रेटर ऑफ इम्पैक्ट दिस कैन डू। बस अपने घर में अपने वेस्ट जो कचरा जनरेट करते हैं, वेट वेस्ट ड्राई वेस्ट को अलग अलग कर लो। बस वेस्ट को अब हम अगर होम लेवल में सेग्रीगेट कर लेंगे ना सर, यू हैव नो आइडिया हाउ मच दिस विल इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी एंड द क्लाइमेट चेंज। तो दोस्त, अल्टीमेटली मैं आपको यही लीव करना चाहूंगा कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियल थिंग। एज ए इन्वेस्टर तो हाँ, इसका फायदा उठाएंगे, गोयल आपके पीछे खड़ा है। एज ए इंडिविजुअल प्लीज बी श्योर एंड जस्ट टेक वन स्टेप टू हेल्प योर एनवायरमेंट। एंड ये बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि आने वाली 1000 यूनिकॉर्न्स जो होंगी ना, वो ही होंगी जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी, विच इज क्लाइमेट चेंज। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.